प्राची, जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आते ही होंगे। प्राची अपने कमरे से आवाज़ लगाते हुए बोली, हाँ माँ, अभी आई। बेटी, कुछ देर बाद प्राची की माँ बालिका फिर से आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटी कहाँ हो, जल्दी आओ, वो लोग आ चुके हैं। प्राची अभी भी अपने कमरे में आंसू बहा रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत आंसू पोंछकर बाहर निकली। माँ कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें, तुम रो रही थी? उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। उसकी माँ उसे नीचे ले आई जहाँ लड़की के घर वाले बैठे हुए थे। घर वालों में बाहर वाले भी शामिल थे। लड़की की माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बुआ, उसके फूफा, उसके मामा मामी, ताऊ ताई, दादी और भी बाकी कई सारे उनके रिश्तेदार लड़की देखने के लिए पधार चुके थे। प्राची ने जैसे ही उन सबको एक साथ देखा, वो एकदम सकपका गई। जैसे तैसे खुद को संभाला और मन ही मन सोचने लगी, इतने सारे लोग लड़की देखने आए हैं। लड़की को जैसे ही लड़की की दादी ने देखा, उसे बैठने को कहा और तुरंत सवालों की बौछार करने लगी। बेटी, तुम कितना पढ़ी लिखी हो? तुम खाना बनाने जानती हो? क्या तुम घर का सारा काम कर लेती हो? तभी लड़की की बुआ करती हैं, अरे तुम आजकल की नई नई डिशेस बनाना आता है? क्योंकि भाई हमारे वहाँ सबको वही पसंद है। प्राची अपनी नज़र झुका के अभी तक सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही लड़की की बुआ ने प्रश्न किया, वो तुरंत जवाब देते हुए कहती है, आप लड़की की क्या लगती हैं? लड़की की बुआ ने कहा, मैं नलिन की सगी बुआ हूँ। प्राची ने पूछा, आपका ससुराल कहाँ है? तो बुआ जी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया। इस पर प्राची ने ताना मारते हुए कहा, बुआ जी, आप क्या ऑस्ट्रेलिया से भारतीय डिश खाने हमारे घर ही आओगी? क्या ऑस्ट्रेलिया में आपको वैसे डिशेस नहीं मिलते हैं? वैसे भी मुझे आजकल के जंक फूड पसंद नहीं है और ना ही मैं बनाना जानती हूँ। ये सब सुनते लड़के के पिता आलोक चिल्लाते हुए कहने लगे, ये लड़की, ये क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बड़ों के सामने अपना मुंह खोल के जबान चला रही है। क्या तुम्हारे माता पिता ने बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? प्राची कहने लगती है, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, और आप कौन होते हैं मेरे माता पिता के संस्कारों पर उंगली उठाने वाली? प्राची की माँ उसे चुप रहने को कहती है तो प्राची चुप हो जाती है। प्राची के पिता अंबुज लड़के के पिता से क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं, आलोक जी, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए, वो अभी नासमझ है। आलोक जी कहते हैं, ठीक है अंबुज जी, मैं उसे एक बार के लिए क्षमा कर देता हूँ, परंतु ऐसी हरकत अगर बारंबार दोहराई जाए तो सहने योग्य नहीं होगा। प्राची को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। इधर सभी लोग कहते हैं, आपकी बेटी तो दिखने में बहुत ही सुंदर है, पर बहुत ही जबान चलाती है। अगर वो अपना जबान संभाल कर चले तो हम उसे अपनाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे घरों में बहू और बेटियां जबान नहीं चलाती और ना ही बड़ों के सामने अपना मुंह खोलती हैं। अंबुज जी उन सभी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो प्राची को समझा देंगे। साथ ही आश्वासन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब रिश्ता पक्का समझे? आलोक जी ने कहा। अंबुज जी ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया, अरे भाग्यवान, मिठाई लेते आओ, समधी जी का मुंह मीठा कराना है। सभी लोगों का मुंह मीठा करवाने के बाद आलोक जी अंबुज जी से अकेले में कुछ बात करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। फिर वो लोग सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। क्या बात होती है ये किसी को कुछ नहीं पता चलता। तत्पश्चात लड़के के घर वाले खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और जल्दी शुभ मुहूर्त निकालने को कहते हैं। सगाई की तारीख पंडित जी से बुलाकर 15 दिन बाद रखी जाती है और 1 महीने बाद शादी की तारीख फिक्स की जाती है। देखते ही देखते सगाई की तारीख पहुंच चुकी थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। तभी अंबुज जी को आलोक जी का फ़ोन आया और कहते हैं, अंबुज जी, यदि सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो हम अब यहाँ से निकलें? अंबुज जी हाँ कहते हैं। पंडित जी भी पधार चुके थे, सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी जल्दी ही आ गई थी। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ साथ दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और उनकी सगाई की रस्म संपन्न हुई। फिर दूल्हा दुल्हन ने सभी बड़ों का आशीर्वाद दिया। आलोक और अंबुज जी ने
अभी तक किसी को भी ये नहीं बताया कि कमरे के अंदर क्या बातचीत हुई। उन्होंने सभी से इस बात को छुपा कर रखा था। आलोक जी ने सभी से कहा कि समय आने पर सभी को पता चल जाएगा। आलोक जी ने सभी से कहा कि ये विवाह एक दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। उन्होंने लड़की वालों से कुछ भी दहेज नहीं लेने का प्रण किया है। सभी लोग बहुत ही खुश थे, कारण लड़के वाले अब दहेज नहीं चाहते थे। परंतु किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि पिता आलोक के मन में क्या चल रहा था। क्या वो सही में दहेज के खिलाफ थे या फिर वो बिना दहेज की शादी नहीं करना चाहते थे। इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। भारत में खुलेआम अभी भी दहेज प्रथा चल रही है। कोई भी बिना दहेज के शादी की बात तक नहीं उठाता है। और यहाँ आलोक जी दहेज मुक्त विवाह की बात कर रहे थे, शायद इसीलिए क्योंकि आलोक जी एक सरकारी विभाग के कर्मचारी रह चुके थे और उनकी पत्नी जी प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और सरकार की ओर से दहेज लेना या देना अपराध के समान माना गया है और उनसे शपथ लिया गया है। शायद इसीलिए आलोक जी बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करवाने वाले थे, जिससे कि वो सभी के लिए एक मिसाल बनी, साथ ही अपना नाम इतिहास के उन पन्नों में दर्ज करवा सकें जहाँ पर उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखा है जिन्होंने दहेज नहीं लिया है। इधर प्राची के पिता कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनकी माता गृहिणी थी। उनका छोटा भाई एमएससी फिजिक्स कर रहा था और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। प्राची ने भी 4 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, परंतु दुर्भाग्यवश वो मेंस की परीक्षा पास नहीं कर सकी और साथ ही इस कारण उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का निर्णय ले लिया। प्राची के होने वाले पति नलिन का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसमें उसका छोटा भाई ऋषभ उसकी मदद करता था। वो सभी संयुक्त परिवार में रहते थे। प्राची और नलिन की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रिश्तेदारों में शादी के कार्ड बट चुके थे। घर में मेहमान आ रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। इधर प्राची के घर में प्राची अपने कमरे में खुद को बंद कर सुबक सुबक कर रो रही थी। तभी उसका छोटा भाई पीयूष दौड़ते हुए आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दीदी दीदी जल्दी दरवाज़ा खोलो, मामा जी आए हैं और तुमको बुला रहे हैं। प्राची हड़बड़ाकर उठ जाती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। उसके मामा जी उसकी माँ के साथ कमरे में आ जाते हैं। प्राची अपने आंसू पोंछने लगती है, फिर भी मामा जी को देखते ही उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसकी माँ और मामा दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि अरे पगली, तू क्यों रोती है? तुम हम लोगों को छोड़कर कहीं दूर थोड़ी जा रही है। वैसे भी तुम्हारा ससुराल हमारे शहर से केवल 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। तुझे कितना समय लगेगा आने में? जब चाहे तब आ सकती है। और शादी के बाद तुझे नया परिवार मिलेगा और तुम्हारा पति का बिजनेस भी तो हमारे शहर में है। तू जब चाहे हमसे मिलने आ सकती है। और ये क्या, जब देखो अपने कमरे को बंद करके रोती रहती है। तभी प्राची के मामा जी कहते हैं, प्राची ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये रख लो, अगर नहीं पसंद है तो मैं दूसरा मंगा लेता हूँ। उसके लिए उसके मामा जी कुछ गहने लाए थे। उन्होंने उसे सारे गहने खोल कर दिखा दिए। ये सब देखते ही प्राची थोड़ी खुश हो जाती है, पर फिर भी उसका मन उदास रहता है। उसकी माँ उसे गहने पसंद करने को कहती हैं। वो उदास मन से गहने देखने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये तो बहुत अच्छा है ना, ये मेरे ऊपर कितना जच भी रहा है, मैं इसे रख लेती हूँ। प्राची की माँ अम्बालिका उससे कहती हैं, ठीक है बेटी, तुझे इसमें से जो भी पसंद हो तुम रखो, और मैं नीचे जा रही हूँ और तुम्हारी मामी को भेज देती हूँ। तुम तैयार हो जाना, तुम्हारी मामी तैयार होने में तुम्हारी मदद कर देंगी। मुझे मेहंदी के लिए कुछ तैयारियाँ करनी है और हमारे गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं आती ही होंगी। शाम को कुछ महिलाएं ढोलक बजा रही थी और कुछ गीत गा रही थी और नाच भी रही थी। प्राची को बीच में बिठाया गया और उसे मेहंदी लगाने की रस्म शुरू कर दी गई। उसके बाद खाना पीना हुआ और देर रात को सभी सोने चले गए। पर प्राची के पिता और प्राची की आंखों में नींद कहाँ। वो लोग सोने की कोशिश करते फिर भी सो ना पाती। इसी उधेड़ बुन में सुबह होने को चली थी। सुबह होते ही प्राची की माँ उठकर
सारा काम था निपटाने लगी और जल्दी से जाकर प्राची के कमरे में दस्तक देते हुए उसे उठाते हुए कहती हैं, दूसरे दिन हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। इधर आलोक जी के घर में भी हल्दी की रस्म संपूर्ण हो चुकी थी। दोनों और ब्याह के ढोलक बज रहे थे। सारे माहौल में खुशी नजर आ रही थी। सभी के चेहरे चमक रहे थे। प्राची के पिता अंबुज शादी वाले दिन से एक दिन पहले अपने कमरे में बैठते ही कुछ दिन पहले हुए अतीत की घटना में लौट जाते हैं। उस कमरे की वार्तालाप उनके कानों में गूंजने लगती है जब आलोक जी कहते हैं, देखिए अंबुज जी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है और जब आप अपनी बेटी को इतने सारे गहने उपहार स्वरूप दे ही रहे हैं तो कुछ रुपए पैसे की बात हो जाए तो अच्छा है। फिर भी मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। दहेज लेना अच्छी बात नहीं है और मैं इन पैसों का क्या करूँगा। आप जो भी देंगे आप अपनी बेटी और दामाद को ही देंगे। आलोक जी प्राची के पिता को बहलाते हैं, आप जो भी देंगे आपकी बेटी का ही होगा। उसमें हमारा या हमारे परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा और आपकी बेटी ही अपनी संपत्ति की हकदार होगी। हमारे परिवार में कोई भी उस संपत्ति पर नज़र नहीं डालेगा। आलोक जी अपनी बात जारी रखते हैं, तो क्या आप 25 लाख रुपए और सारे गहने सोने के देने को तैयार हैं? तो फिर ये रुपए आप अपनी बेटी के खाते में जमा कर देना। अंबुज जी अपनी स्वीकृति देते हैं और कहते हैं, मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूंगा कि शादी में कुछ कमी ना रह जाए। आलोक जी कहते हैं, और हाँ, खास तौर पर इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, खासकर नलिन और प्राची को तो बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो इन सब का विरोध करेंगे और कहीं बाहर में इस बात का पता किसी और को लग गया तो हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी तय है। लोग तरह तरह की बातें बना देंगे और कैसे एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया वगैरह वगैरह, जो दूसरों से दहेज ना लेने और ना ही देने की शपथ दिलाते हैं, जागरूकता रैली निकलवाते हैं। उनकी तंद्रा उनके घड़ी के बिल बजने से भंग हो जाती है। वो वर्तमान में लौट आते हैं और शादी की तैयारियां देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बारात का दिन आ गया। सभी लोग हर्षोल्लास से नाच रहे थे। बारात अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी थी। उसके आगे आगे बैंड बाजे चल रहे थे। नवयुवक डांस कर रहे थे। इधर प्राची के घर में भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल दूल्हे का इंतजार था। प्राची अपने सहेलियों के साथ बालकनी से दूल्हे की राह ताक रही थी। तभी अचानक उसकी दोस्त रिया चिल्लाते हुए बोल पड़ी, अरे रे रे, वो देखो, सभी बाराती आ रहे हैं। मैं नीचे जाकर सबको बताकर आती हूँ। हाँ चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, कुसुम बोली। प्राची उन दोनों को रुकने को थोड़ी देर बोलती है, मैं तो सबको बताने जा रही हूँ। बारात पहुँच गई। रिया नीचे की तरफ दौड़ते हुए बोली। प्राची कुसुम का हाथ पकड़कर रोक लेती है। अरे यार, रुको ना, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, अभी उन लोगों को पहुँचने में समय लगेगा। कुसुम उससे कहती है, प्राची, क्या तुम अपनी यूपीएससी की परीक्षा फिर से दोगी? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी ये तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, तो मैं मौका गंवाना नहीं चाहती। मैं तो फ़िलहाल शादी भी नहीं करना चाहती, पर मम्मी के कारण मैं शादी के लिए हाँ की हूँ। क्या वो लोग तुझे नौकरी करने देंगे? कुसुम ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और आजकल कोई भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता है और मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। पर क्या तुम वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगी? कुसुम बोली। हाँ, ये तो बात है, पर मैं नलिनी से बात कर लूँगी। वैसे भी ये मेरे फर्स्ट लास्ट टाइम है, इस बार तो मेरा पक्का हो जाएगा। प्राची चहकते हुए बोली। देखते ही देखते बाराती दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। हाल में मंडप दूल्हे का इंतजार कर रहा था। पंडित जी पहले से वहाँ विराजमान थे। दूल्हे के आते ही उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ विवाह की विधि प्रारंभ की। वधू को बुलाया जाए, पंडित जी ने कहा। प्राची को उसकी सहेलियां सीढ़ियों से होते हुए नीचे ला रही थी। बीच बीच में रिया और कुसुम प्राची को छेड़ रही थी। प्राची भी शर्म से नजरें झुकाए आगे बढ़ रही थी। प्राची ने मंडप में अपना कदम रखा और एक नज़र नलिन की तरफ डाली। नलिन अभी भी प्राची को ही देख रहा था।
प्राची अप्सरा से कम सुंदर नहीं लग रही थी। शादी में आए लोग इस जोड़े को देखकर ये कहते नहीं थक रहे थे, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्राची और नलिन भी इन बातों को सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शादी विधि विधान से संपूर्ण हुई। अब वर वधू बड़ों से आशीर्वाद ले। पंडित जी ने कहा, अम्बुज जी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। आलोक जी ने कहा, जी जी समधी जी। अम्बुज जी हकलाते हुए बोले। प्राची और नलिन बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। विदाई का दृश्य करुणाजनक था। अम्बालिका अपनी बेटी को पकड़कर रो रही थी और उसके पिता के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई भी फूट फूट कर रो रहा था। सभी ने रोते हुए प्राची की विदाई की। सभी बाराती खुशी खुशी दुल्हन को ले जा रहे थे। बारात के लौटने से पहले ही आलोक जी के घर पर मीडिया वाले पधार चुके थे। आलोक जी से ये पूछ रहे थे किस तरह उन्होंने दहेज मुक्त विवाह करवाने का निर्णय लिया। आलोक जी अपनी उपलब्धि का बखान कर रहे थे। मैं सभी से कह रहा हूँ, मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। दहेज लेना बहुत बुरी बात है। मेरी तरह सभी व्यक्ति जो अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने किसी बेटी के पिता को कर्ज मुक्त होने से बचा लेते हैं। आलोक जी बहुत ही गर्व से कहते हैं, आइए आप भी एक दहेज मुक्त विवाह करके समाज में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आइए कुरीतियों को हम सभी मिलकर समाप्त करें। अगले ही दिन आलोक जी की खबर अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर दिखने लगी। चारों ओर आलोक जी की वाहवाही हो रही थी। सभी लोग उनकी ही बातें कर रहे थे और उनको एक मिसाल के तौर पर देख रहे थे। शादी के दूसरे दिन वधू की मुंह दिखाई की रस्म हुई। नलिन अपने दोस्तों से प्राची को मिलवा रहा था। फोटोग्राफर हर एंगल से फ़ोटो खींच रहा था। रात्रि के भोजन के साथ ही रात आधी हो चुकी थी। सभी लोग प्रीत भोज के बाद अपने घर जा चुके थे। सुबह होती ही मेहमानों की विदाई शुरू हो गई। एक के बाद एक मेहमान जाने लगे। प्राची सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और सभी से आशीर्वाद लेने लगी। आशीर्वाद लेने के बाद वो रसोई की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसकी सासू माँ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, कहाँ जा रही है प्राची बेटा, तू आराम कर, मैं सब देख लूँगी, तू बहुत थक गई होगी। नहीं माँ जी, मैं बाद में आराम कर लूँगी, अभी का नाश्ता मैं बना देती हूँ। ये सब उसकी माँ अम्बालिका ने अपनी बेटी को समझा कर भेजा था। ठीक है बेटी, जा तुझे जो बनाना आता हो बना ले, उसकी सास सुधा बोली। उसने सभी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर लिया। ये तो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। प्राची के ससुर जी उसकी तारीफ़ कर रहे थे। हाँ पापा, बहुत ही अच्छा बना है। नलिन का छोटा भाई ऋषभ बोला। हाँ हाँ, आज का खाना तुम्हारी भाभी ने जो बनाया है इसीलिए तुम सबको इतना स्वादिष्ट लग रहा है, वरना मेरे हाथों के खाने में इतना स्वाद कहाँ। नलिन की माँ सुधा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी के नाश्ते के बाद प्राची अपने साथ लाए गए सामान को निकालकर व्यवस्थित करने लगती है तो पाती है कि उसके पिता ने उसका बैंक पासबुक भी दे दिया है, जिसमें मुश्किल से 10 से 15,000 रुपये रहे होंगे। प्राची मन में बोली। बिना खाते को चिक किए अलमारी में संभाल कर रख देती है। दूसरे दिन नलिन अलमारी से अपने कुछ ज़रूरी कागजात ढूंढ रहा था, तभी उसे प्राची का बैंक खाता दिखाई देता है। वो जिज्ञासावश उसे खोलकर पढ़ता है। खोलते ही उसका मुंह खुला रह जाता है। 25 लाख रुपए, वो भी प्राची के खाते में। वो किसी से कुछ नहीं कहता, सीधे अपने कागजात लेकर बाहर निकल जाता है। दिन भर वो यही सोच रहा होता है, इतने पैसे शादी वाले दिन किसने जमा किए होंगे। प्राची कहीं नौकरी भी तो नहीं करती है, तो फिर इतने रुपए कहाँ से आए। कहीं मेरे पिताजी ने दहेज तो नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राची के पिता ने ही उसके लिए एफडी करवाए होंगे, शायद वही होगा। नलिन अपना सिर खुजलाते हुए सोच रहा था, क्या मुझे प्राची से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर मैं क्या करूँगा। जो भी है प्राची का ही है तो है, और वैसे भी ये रुपए उसके पिताजी ने उसके नाम रखे हैं। पर बीच बीच में उसे दहेज लेने की बात जान पड़ती है। वो ठान लेता है इस बारे में वो प्राची को ज़रूर पूछेगा। प्राची, अरे आप इतनी लेट, आप तो जल्दी आ जाते हैं, आज इतनी लेट क्यों। नलिन, आज थोड़ा काम ज़्यादा था।
अच्छा, मैं आपके लिए खाना कमरे में ही ले आती हूँ। रात को नलिन अपने घर देर वापस आया था। प्राची ने रात का खाना उसके टेबल पर ही रख दिया। दोनों पति पत्नी साथ खाना खाने लगी। तभी नलिन को हिचकी आ गई। प्राची नलिन को पानी का ग्लास देते हुए कहने लगी, धीरे धीरे खाइए, इतनी भी क्या जल्दी है। नलिन पानी के गिलास को रखते हुए बोला, प्राची एक बात पूछूं तुमसे। प्राची, जी कहिए। मैंने आज अलमारी में तुम्हारा बैंक खाता देखा, क्या तुम उसे अपने साथ ले आई हो? हाँ, मैंने देखा। शायद मम्मी ने ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स के फाइल में उसे रख दिया था। क्यों, क्या बात है? वो थोड़ी देर बाद, मैं वैसे ही पूछ रहा था, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने कोई एफडी जमा करवाया था? नहीं, उसमें तो पैसे ही नहीं हैं। नलिन का शक बढ़ने लगा। उसने पूछा, मैंने देखा उसमें 25 लाख रुपए जमा किए गए हैं, वो भी शादी वाले दिन। प्राची खाना ख़त्म करने के बाद तुरंत अपनी अलमारी खोलकर खाते को चेक करती है तो पाती है कि नलिन सही कह रहा था। उसमें 25 लाख रुपए जमा थे और जमा करने की तारीख शादी वाले दिन की ही थी। वो कहती हैं, पापा ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं, पर ये रुपए किस लिए जमा किए हैं मैं सुबह होते ही पापा से पूछती हूँ। प्राची को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी उसके पिता ने इतनी बड़ी रकम उसके खाते में क्यों जमा करवाई, और वो भी शादी वाले दिन। तभी उसे शादी वाले दिन की याद आती है। अंबुज, अरे महेश, ज़रा गाड़ी निकालना, थोड़ा काम है। प्राची के मामा महेश कहते हैं, अरे जीजा जी, मेरी गाड़ी बाहर में ही है, आप ले जाइए। और क्या मैं साथ चलूँ? नहीं नहीं, मैं अकेले चलता हूँ, थोड़ा काम है, जल्दी ही आता हूँ। और भी काम है, अंबुज ने जवाब दिया। अंबुज, जो 2-3 घंटे बाद वापस घर आए। अम्बालिका, अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही थी। अंबुज, अरे क्या हुआ भाग्यवान, मुझे थोड़ा सा काम था इसीलिए बाहर गया था। अम्बालिका फुसफुसाते हुए, काम पूरा कर आए? थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी इसीलिए लेट हो गया। अंबुज जी ने प्राची की तरफ देखकर कहा। प्राची अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि उसके पिता ने ही ये पैसे जमा करवाए हैं। प्राची को अब लगने लगा था कि ये रुपए उन्होंने दहेज के लिए दिए हैं, क्योंकि प्राची ने कोई भी सामान या और बाकी कुछ भी सामान नहीं लाई थी, केवल अपने कपड़े और कुछ उपहार और साथ ही अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले आई थी। वो सोच रही थी कि यदि ये रुपए उसकी ससुराल से दहेज मांगे गए होते तो नलिन को ज़रूर पता होता, पर नलिन को कुछ मालूम नहीं था। उसने नलिन से सुबह होते ही बात करने की सोची। यही सोचते सोचते उसकी आंख अब लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब प्राची जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई, पूजा करने के बाद और सबको नाश्ता कराने के बाद उसने अपनी माँ को कॉल लगाया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक अकाउंट किसने रख दिए, जबकि वो तो तुम्हारे रूम में था और मैंने तो उसे अपने सामान में रखा भी नहीं था। क्यों बेटी, क्या हुआ? उसे मैंने ही रख दिया था। अरे माँ, अकाउंट में इतने रुपए किसने जमा करवाए? अम्बालिका थोड़ी देर चुप रहती है। उसकी माँ की चुप्पी सब बयां कर देती है। बोलो माँ, ये दहेज के पैसे हैं ना? यानी ससुर जी ने आप लोगों से दहेज की मांग की थी, जबकि मैं आप सब तो दहेज के खिलाफ रहते हैं। प्राची बोली, नहीं प्राची बेटा, ये दहेज के पैसे नहीं। मैंने तुझे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उपहार दिए हैं। प्राची के पिता उसकी माँ से मोबाइल लेते हुए, सच सच बताइए पिताजी, मेरे ससुर जी ने आपसे दहेज की मांग की थी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ये दहेज नहीं, तुम हमारी बात समझो। अंबुज बोले, तो क्या है ये, और क्यों आपने इतने पैसे दिए, और वो भी शादी वाले दिन? आप पहले भी तो जमा कर सकते थे, और वो भी मुझे बताए बिना। अगर आप मुझे उसी वक्त झूठ ही कह देते कि ये पैसे मेरे लिए आपने एफडी कर रखे थे। प्राची ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली, मैं आपसे कुछ नहीं कहती और खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेती, परंतु आपने। अच्छा, अब मैं समझी। तो उस दिन उस कमरे में आप और मेरे ससुर जी के बीच यही गुफ्तगू चल रही थी। मैंने तो सोचा था मेरा विवाह दहेज मुक्त हुआ है और ये समाज के लिए मिसाल है, परंतु ये झूठी शान के लिए दिखावा किया गया है। प्राची रोते हुए गुस्से से फ़ोन काट देती है
और पलंग के एक किनारे पर बैठकर रोने लगती है। तभी नलिन उसके कमरे में आ जाता है। अरे प्राची, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कल रात आप मेरे खाते में जमा रुपए के बारे में पूछ रहे थे ना? वो पैसे आपके पिताजी ने दहेज मांगे थे, जिसे मेरे पापा ने पूरा किया। क्या? नहीं नहीं, ज़रूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। पिताजी ने कोई दहेज नहीं लिया है, नलिन ने कहा। ये बात मैंने अपनी माँ से पूछी, प्राची अपने आंसू पोंछते हुए बोली। पर माँ और पापा ये बात बताने को तैयार ही नहीं हैं। और हाँ, आपको याद है जब आप मुझे देखने गए थे, पापा और ससुर जी कुछ बात करने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। उन दोनों के बीच यही बातें हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा पूरा समाज जानता है कि हमारा एक दहेज मुक्त विवाह हुआ है। फिर भी ये दहेज वाली बात कहाँ से आ गई? ये बात आप ससुर जी से जाकर पूछिए। माँ, पिताजी, नलिन चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकला। आलोक से हाल में बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आलोक जी गुर्जते हुए बोले। मैं ये क्या सुन रहा हूँ पिताजी? क्या सुन रहे हो तुम? भाई जरा हमें भी तो बताओ, तुमने ऐसा क्या सुन लिया कि अपने बाप से जबान लड़ा रहे हो? क्या आपने प्राची के पिता से दहेज की मांग की थी? क्या बक रहे हो तुम? आलोक जी गुस्से में घूरते हुए बोले। तो फिर प्राची के खाते में 25 लाख रुपए शादी वाले दिन कहाँ से आ गए? मुझे क्या पता, प्राची के पिता ने उसको दिए होंगे। क्या मैं और एक बात जान सकता हूँ पिताजी? नलिन धीरे से बोला। क्या? आलोक जी बोले। जब मैं पहली बार प्राची को देखने गया था, आप और प्राची के पिताजी के बीच उस कमरे में क्या बातचीत हुई, क्या मैं जान सकता हूँ? हमारे बीच कुछ भी बातें हुई, ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। इसका अर्थ यही निकलता है कि आपने प्राची के पिता से दहेज के रुपए मांगे। मैंने कहा था ना, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहुत देर तक इस बात पर झगड़ने पर आलोक जी ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने पैसे मांगे थे। हाँ, मैंने मांगे थे पैसे। और क्या हुआ? नलिन, तो फिर आपने समाज में ये ढूंढेरा क्यों पीटा कि हम एक दहेज मुक्त विवाह करवा के एक मिसाल कायम कर रहे हैं? क्यों शादी के बाद वाले दिन आप मीडिया वालों को बढ़ चढ़ कर बता रहे थे? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। मैंने तो सोचा था आप एक अच्छे नागरिक के नाते ऐसा कदम उठा रहे हैं, पर नहीं, आप भी पुरानी दकनियानुसी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। हर घर की बातों को सुनने वाला एक निर्जीव घर में ही मौजूद रहता है, वो है दीवार। इसीलिए कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। पर यहाँ पर दीवार के साथ कोई और भी सुन रहा था, जिसे खिड़की के नीचे छुपते हुए नलिन ने देख लिया था। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ, कहते हुए नलिन उसके पीछे भागा। नलिन उस आदमी के पीछे दौड़ा, पर वो भाग चुका था। नलिन ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर देख नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। परंतु आंखों ने अपना परिचय दे दिया था। नलिन को ऐसा लग रहा था कि कोई जाना पहचाना चेहरा गमछे के अंदर छुपा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, नलिन के घर का पुराना नौकर गुड्डू था। गुड्डू के घर गुड्डू भागते भागते अपने घर पहुंचा। अरे, तुम तो आलोक जी के घर गए थे ना, और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? जीतू ने कहा। भैया वो मैं गया था उनके घर। उनके वहाँ बाप बेटे में लड़ाई हो रही थी और मैं खिड़की के पीछे से सब सुन रहा था। तभी नलिन ने मुझे देख लिया। मैं डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनकी बातें सुनने की? मैंने वहाँ तुम्हें काम करने के लिए भेजा था या उनकी जासूसी करने के लिए? जीतू गुस्से से बोला। और तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण ही आलोक जी ने तुम्हें नौकरी से निकाला था। इसीलिए तुम आज भी इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो। अब तुम मेरी बची खुची इज्जत भी डुबाना चाहते हो? जीतू बोला। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता कि आपको मेरे कारण सर झुकाना पड़े। जीतू, क्या उन्होंने तुम्हें देख लिया था? नहीं, मैंने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था और वो लोग मुझे पहचान भी नहीं पाए होंगे। गुड्डू पसीने से अपना सिर पोंछते हुए कहता है। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। जीतू गुस्से से बोला। मैंने मालिक से कह दिया था कि मैं कुछ दिन नहीं आऊँगा, मुझे ज़रूरी काम से गांव जाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा। पर तुमने अपना काम तो किया नहीं, पर मेरा काम ज़रूर तमाम कर दिया। अब मैं गांव से वापस आकर मालिक को क्या बताऊँगा कि मेरा भाई
यहाँ जासूसी करने आया था और मुंह छिपाकर भाग गया। उसी दिन शाम के समय मंगलू, सूरज, नमन और गुड्डू एक साथ जुआ खेल रहे थे। बातों ही बातों में गुड्डू ने सुबह हुए घटना का वृतांत अपने दोस्तों को कह सुनाया। अरे यार, ये तो होना ही था। आजकल कौन बिना दहेज के शादी करता है। उन्होंने तो बस दिखावा किया था। नमन बोला, मुझे तो पहले से ही मालूम था, पर अंदर की बातें कौन जाने। सूरज ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। गुड्डू, और तुझे पता है उन्होंने 25 लाख दहेज मांगे थे और अखबार में क्या छपवाया, दहेज मुक्त विवाह करवाएं, किसी बेटी के बाप को कर्जदार होने से मुक्ति दिलाएं, वगैरह वगैरह। क्या खेल खेला है नलिन के बाप ने। हा हा हा। एक तरफ दहेज मुक्त विवाह करवाया और दूसरी तरफ दहेज। सभी एक साथ बोलते हुए हा 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 खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आलोक के घर अभी भी पारा गर्म था। नलिन गुस्से से किसी से बात नहीं कर रहा था। उसकी माँ उसे समझा रही थी, बेटा तुम्हारे पिता ने जो भी किया तुम दोनों की भलाई और भविष्य को देखते हुए ही किया है। सुधा बोली। नलिन, पर माँ, आप लोगों ने पूरे शहर में इस बात का नगाड़ा क्यों बनवाया कि हम दहेज मुक्त विवाह करवा कर सामाजिक कुरीतियाँ मिटा रहे हैं। ये तो गलत है ना। धीरे धीरे शहर में आलोक जी के बारे में चर्चा होने लगती है। किस तरह आलोक जी ने दहेज लेकर अपने बेटे का दहेज मुक्त विवाह करवाया। भाई साहब, हम क्या सुन रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं। माधव, आलोक के पड़ोसी ने कहा। क्या बातें कर रहे हैं माधव? यही कि आपने दहेज लेकर विवाह अपनी बेटी की शादी करवाई। किसने कह दिया? आलोक गहरी आवाज़ में। पूरे शहर में आप ही के चर्चे हो रहे हैं कि आपने अपने समधी जी से 25 लाख रुपए लिए हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? शायद ये सब किसी की सोची समझी साजिश है, आपको बदनाम करने के लिए। माधव बोला। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। शायद कोई मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करना चाहता है। मैं इसका पता लगा कर रहूँगा कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। आलोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नलिन को भी अपने ऑफिस से ताने सुनने को मिल रहे थे। नलिन को देखते ही फुसफुसाहट शुरू हो जाती। ये वही है जिसने दहेज लेकर दहेज मुक्त विवाह किया है। ये सब सुन कर नलिन का सारे सर दुखने लगता था और वो घर चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये 25 लाख की बात पूरे शहर में किसने फैलाई? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी भी कह रहे थे, किसी ने पूरे शहर में ये बात फैला दी है। सुधा बोली। लोग भी तुम्हारे पिताजी को आते जाते टोक रहे हैं। ज़रूर किसी ने हमारी बातें सुन ली है और बाहर फैलाई है। माँ, आपको याद है उस दिन जब मैं पिताजी से ये बात पर झगड़ रहा था, तो उस दिन कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं, हमारा पुराना नौकर गुड्डू ही था। शायद उसी ने ये बातें पूरे शहर में फैलाई होंगी। हाँ बेटा, हो सकता है वो हमसे अपना पुराना बदला ले रहा है, अपने अपमान का। जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने उसे नौकरी से निकाला था, उसका कितना अपमान किया था। 2 वर्ष पहले की बात है। गुड्डू आलोक जी के घर में काम करता था। एक दिन वो सुधा जी के कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसे सुधा जी के कुछ गहने दिखाई पड़े जो सुधा जी को उसकी सास से विरासत में मिले थे। एक दिन मौका पाकर गुड्डू गहने चुरा कर ले गया और सुनार की दुकान पर जाकर बेच दिया। और इधर सुधा जी ने अपना पूरा घर ढूंढा, पर उन्हें गहने कहीं नहीं मिले। गुड्डू से पूछताछ करने पर उसने बताया उसने कोई भी गहने नहीं देखे। इधर सुधा जी को गुड्डू के ऊपर ही शक हो रहा था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने गहने निकाल कर बाहर रखे थे, गुड्डू उनके कमरे की सफाई कर रहा था। गायब हुए गहनों का पता लगाने के लिए आलोक जी ने पुलिस को खबर की। पुलिस के आने पर डर से गुड्डू ने ना नुकर कहते हुए स्वीकार कर लिया कि गहने उसी ने लिए हैं और बाजार में बेच दिए। पुलिस की मदद से गहने तो वापस मिल गए, परंतु गुड्डू के ऊपर से विश्वास नहीं मिला और आलोक जी ने उससे सबके सामने जलील कहते हुए घर से निकाल दिया। इसका बदला लेने के लिए गुड्डू अब इस तरह की बातें फैला रहा है। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।